10.1 इशू ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो उन सीएम ने नवंबर 28, 2019 को ओथ लिया था। ठीक है, तब वो मेंबर नहीं थे किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के, तो उनको एक टेन्योर दिया गया था कि 6 मंथ तक, विद इन 6 मंथ आपको एक स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर भी बनना होगा। अदरवाइज़ आपको जो आर्टिकल 164 है क्लोज 4 का, उसमें ये होता है कि अगर आप 6 मंथ के अंदर किसी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं बनते हो तो आपको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर होता है कि आप दोबारा से ओथ ले सकते हो, दोबारा से इलेक्शन बाईपोल वगैरह करके, एंड देयर आर सो मेनी मेथड्स। तो गवर्नमेंट ने रूल ये बना रखा है कि कोई भी इंसान जो किसी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं भी है वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसको फिर 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट बने बाय इलेक्शंस। इससे पहले महाराष्ट्र का जो कैबिनेट है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिकमेंडेशन भेजा था गवर्नर को, जो चीफ मिनिस्टर के जो उद्धव ठाकरे जी हैं उनको नॉमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है ना मेंबर्स को। तो उन्होंने कहा था कि आप जो वैकेंसी है ना, 2 लोगों की सीट खाली थी, उसमें नॉमिनेट कर दो, क्योंकि इलेक्शन कराने का तो सीन हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय पे ये जो टाइम पीरियड क्या है, अप्रैल का चल रहा है ना, तो इलेक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन वगैरह का इशू चल रहा है। तो इस अनसर्टेनिटी को एंड करने के लिए गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नॉमिनेशन वाली जो 2 वैकेंट सीट्स हैं ना, उनको फिल कर देते हैं। लेकिन वो जो सीट्स थी, ठीक है, उन सीट्स को फिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन सीट्स का एक रूल होता है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है ना, उसमें ये होता है कि जो वैकेंट सीट्स हैं उसकी अगर टेन्योर जो बचा वो टेन्योर होता है, अगर वो 1 साल से कम का है तो उसके ऊपर आप किसी और को नॉमिनेट नहीं कर सकते। अगर 1 साल से ज़्यादा का रहता तो आप ज़रूर नॉमिनेट कर सकते हो। तो एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 2001 में। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 6 मंथ्स के बाद दोबारा से रिज़ाइन करके दोबारा से ओथ लेने वाला सिस्टम ना, ये सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है। सबवर्टिंग अपने आप में एक वर्ड है जहाँ पे बोला जाता है टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द गवर्नमेंट। तो ये वर्ड गवर्नमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 171 क्लॉज 5 क्या कहता है, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो नॉमिनेट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कुछ मेंबर्स को, जिनके अंदर स्पेशल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट या फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट वगैरह का, जैसे हमारे राज्यसभा के अंदर होता है उसी तरीके से। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स, BTAD। पहले तो ये बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया है क्या, आप देख लीजिए एक बार मैप के अंदर। ये असम का मैप है, राइट। अब इस मैप में जो आपको ये ऊपर का जो अपर रीजन दिख रहा है ना, टुवर्ड्स चाइना वाली साइड में, मतलब भूटान वाली साइड में, चाइना वाली साइड में जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये बोडोलैंड एरिया है। कि एक तरीके से वो एरिया जिसको डेवलप करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन सेटअप किया गया है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है असम में से, नीचे की साइड ये बांग्लादेश है, और इस साइड को बाकी सारे स्टेट्स वगैरह रहेंगे, इधर को अपना वेस्ट बंगाल एंड बाकी सब स्टेट्स हैं। तो असम का जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, इनको गवर्न करने के लिए काउंसिल बनाया हुआ है जिसका नाम है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। अभी इनकी एक्सपायरी हो गई थी, मतलब इसका भी जो सिलेक्शन होता है 5 ईयर्स के लिए होता है। तो अभी जो पैंडेमिक लगा था उसके अंदर इनका जो टेन्योर था 5 ईयर्स का वो ख़त्म हो गया। तो इसके लिए जो नया काउंसिल बनने के लिए दोबारा इलेक्शन वगैरह होने थे, वो हो नहीं पाए। तो गवर्नर के पास एक स्पेशल प्रोविज़न होता है जो 6 शेड्यूल के अंदर, जिसके अंदर गवर्नर के पास पावर आ जाती है कि उसको रूल करने की। तो यही इस न्यूज़ के अंदर था, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। एक फ्रेमवर्क बनाया गया था 6 शेड्यूल के अंदर, गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसका हेड। तो पहला जो बोडो अकॉर्ड हुआ था वो ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का हुआ था 1993 में, जिसके कारण बोडोलैंड के ऑटोनमस काउंसिल बने थे। ऑटोनमस का मतलब क्या हो गया, इनके पास एडिशनल पावर होती है, अपने आप की खुद की अथॉरिटी की पावर होती है, ठीक है। तो BTS को एम्पावर किया गया था, उनको कुछ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर दी गई थी 40 सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। इसमें 46 मेंबर्स होते हैं, 40 मेंबर्स जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, 6 को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर असम से ही, ठीक है ना। वो होते हैं अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ की, फ्रॉम उन्हीं बोडोलैंड के टेरिटोरियल एरिया से, और उन 6 में से 2 का विमेन का होना बहुत कंपलसरी होता है। एक एक्सेप्शन है 6 शेड्यूल के अंदर, जहाँ पर वो अलाउ करते हैं कि मैक्सिमम जो 30 मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव, वेरेज लेजिस्लेटिव असेंबली के 46 मेंबर्स होंगे।
इस काउंसिल का एम होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेवलपमेंट करना, ठीक है ना, और एजुकेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंड राइट्स, लिंग्विस्टिक एस्पिरेशन, इन सब पर्टिकुलर फील्ड के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि प्रेस को, मीडिया को कितनी आज़ादी होती है उस चीज़ को लेकर के एक इंडेक्स आया था। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो गई है 142, 2 पॉइंट्स बिलो आ गई है 2019 की रैंकिंग के। और इसको रिलीज़ करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके। 180 कंट्रीज़ की रैंकिंग की जाती है, किस कंट्री के अंदर प्रेस को लेकर, मीडिया को लेकर कितनी फ्रीडम दी जाती है। जो यूएस की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है, USTR, जो यूनाइटेड स्टेट का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट रिलीज़ की हैगी। वहाँ पे उन्होंने बताया है कि बेसिक इसमें होता है कि ट्रेडिंग पार्टनर जो करंटली प्रेजेंट हैं, जिनके ऊपर मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसर्न होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, उनको इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा जाता है। तो इंडिया प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है क्योंकि इंडिया के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के कुछ ज़्यादा ही कंसर्न राइट्स वगैरह हम लोगों ने नहीं बना रखे हैं। तो इसमें हाईलाइट किए गए कुछ कंसर्न रिगार्डिंग क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगी फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे, हाई कस्टम ड्यूटीज़, मेडिकल डिवाइसेस, और एब्सेंस है जो सेंट्रलाइज्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इशू करेगा। किस लिए? क्योंकि कोविड-19 के क्राइसिस के कारण जो शिपमेंट्स होती है ना, उन सबको फैसिलिटेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट है जो सर्टिफाई करता है गुड्स को पर्टिकुलर एक्सपोर्ट शिपमेंट के लिए कि भाई कहाँ से ऑब्टेन हुए हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हुई है। ये डिक्लेयर करता है नेशनैलिटी और कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट का, प्लस में ऑल्सो सर्व एज डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर, जो सेटिस्फाई करता है कस्टम्स को और ट्रेड रिक्वायरमेंट्स को भी। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी ड्यूटी में जो कंसेशंस होते हैं ना, यानी कि मतलब इस डॉक्यूमेंट को तो आप दूसरे कंट्री में जाओगे, आप दिखा के उसके ऊपर टैरिफ वगैरह माफ़ करवा सकते हो, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट शो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉन प्रेफरेंशियल, एक होता है प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। नॉन प्रेफरेंशियल में सर्टिफाई करेगा कि जो गुड्स हैं उनको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रेफरेंशियल के अंदर ये सर्टिफाई करेगा कि इनके ऊपर जो टैरिफ्स और एग्जाम्पशन है उनको रिड्यूस किया जाए। जो रूल है ऑरिजिन का, ये हमारा जो गाइडलाइंस हैं कि ना ट्रेड एग्रीमेंट्स की, उनके अंदर मेंशन किया होता है। बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज़ इनोवेशन रिसर्च पोर्टल, जो MSME की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज़ इनोवेशन रिसर्च पोर्टल MSME सेक्टर के लिए, यानी कि जो ये MSME वाले सेक्टर होते हैं कि इन सब के लिए एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट, एक पोर्टल तैयार किया है जहाँ पर कोई भी स्कीम होगी यूनियन स्टेट की, यूनियन टेरिटरीज़ वगैरह की, उन सबको एक्सेस मिलेगा इसके थ्रू। अपने आइडियाज़ वो अपलोड कर सकते हैं, कोई इनोवेशन का आइडिया है, कोई रिसर्च का आइडिया है यूज़र्स के द्वारा, वो वहाँ पे शेयर करना चाहते हैं कि आइडियाज़ की क्राउड सोर्सिंग करनी है, उनकी इवैल्यूएशन करना है, उनकी रेटिंग करनी है, ठीक है, वो सब कर सकते हैं कि प्लस में कैपिटल वेंचरिंग का काम भी कर सकते हैं, दूसरे यूज़र्स के साथ कनेक्ट कर सकते होंगे, और बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, तो उसके लिए MSME ने एक पोर्टल बनाया था। ट्रेंड इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि विश्व भर के अंदर मिलिट्री को लेकर कौन सा कंट्री कितना खर्चा कर रहा है, किसका कितना पैसा लगा है GDP का। पूरे वर्ल्ड के अंदर 2019 में जो GDP है, वर्ल्ड की GDP की बात कर रहे हैं, उसका 2.2% जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स के ऊपर खर्च किया गया था। इसका अमाउंट बनता है 1917 बिलियन $। तो अब 2000 मान के चल लो इसको, 2000 बिलियन $। अगर 2000 बिलियन $, 2% के आसपास बनता है, तो वर्ल्ड की GDP लगभग कितनी बन जाएगी? 1 लाख बिलियन $, के आसपास, ठीक है। एक ऐसे एस्टिमेट लगाया जा सकता है। तो हर ईयर में ग्रोथ होती है कि जैसे 2010 से लेके 2011 तक ग्रोथ हुई, 11 से लेके फिर 12 तक, 12 से लेके 13 तक, हर साल एक एनुअल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जो 2019 और 18 वाला जो पीरियड था ना, उसमें जो एनुअल ग्रोथ थी वो अब तक की लार्जेस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। मिलिट्री बर्डन क्या होता है? मिलिट्री बर्डन होता है कि GDP का कितना शेयर है आपका मिलिट्री का एक्सपेंडिचर, उसको मिलिट्री बर्डन बोलते हैं। तो जो वर्ल्ड का जो मिलिट्री बर्डन है ना, वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है अभी 2019-20 में, और बस बीच में 2 साल आए थे 2015 और 19 जहाँ पर ये डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन ओवरऑल जो ये मिलिट्री बर्डन का जो ट्रेंड है ये डिक्लाइन के ऊपर है। US वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे आता है मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंड करने में, इंडिया जो है वो 3rd पे आता है। इन साउथ एशिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया की हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग्स होती हैं।
30 सालों के अंदर, पिछले 30 सालों में इंडिया ने 259% रेट इंक्रीज़ किया है अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर का। हालांकि हमारा भी जो मिलिट्री का जो बर्डन है ना, वो कंपैरेटिवली नीचे गिरा है। अब इंडिया का खर्चा ज़्यादा करना इसलिए होता है क्योंकि इंडिया के 2 राइवलरीज है, चाइना और पाकिस्तान, बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर। तो इनको ध्यान में रखते हुए इंडिया को अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा के रखना पड़ता है। इस पूरे के पूरे रिपोर्ट को जिसने रिलीज़ किया है वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जिनका काम होता है रिसर्च करना कॉन्फ्लिक्ट पे, आर्मामेंट पे, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के ऊपर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को लेकर नीति आयोग ने कुछ क्वेश्चन किया है कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो ये प्लेस किया गया था, तो इंडिया को 7th वर्स्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री बताया गया था। ये जो एनुअल जीटी आई है, इस जीटी को इशू किया जाता है एक ऑस्ट्रेलिया की एक इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स एंड पीस का, जो कि प्राइमरीली ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के ऊपर बेस्ड होता है। तो डेटा कलेक्ट करते हैं ये लोग और फिर बनाते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली 163 कंट्रीज़ का डेटा बनाते हैं, जिसके अंदर 99% जो पॉपुलेशन है वो कवर हो जाती हैगी। तो पिछले 5 साल के अंदर कितने अटैक्स वगैरह होते हैं टेररिज्म को रिगार्डिंग, वो सब करते हैं। नीति आयोग ने इनसे क्वेश्चनिंग की है कि आपका वो क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, उसके बारे में रिपोर्ट दो। आपकी ओपेक फंडिंग है, उन्होंने कहा कि कुछ आपकी ओपेक फंडिंग होती है, किस तरीके से आपने इंडिया की रैंकिंग को 7th वर्स्ट अफेक्टेड में कर दिया। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, साउथ सुदान हो गया, बुर्किना फासो, पैलेस्तीन, इन सबको आपने इंडिया से भी नीचे रख दिया है। तो जो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है टेररिज्म को लेकर, ठीक है ना, हर एक कंट्री का अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है टेररिज्म को लेकर, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन भी हैं इंटरनेशनल टेररिज्म टेररिज्म की जो पेंडिंग है यूएन की जनरल असेंबली के अंदर 2014 से ही, जिसके कारण ये एम्बिग्यूटी होती है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जिसमें किसी के मोर देन 1 ऑप्शंस होते हैं ना अवेलेबल, तो वो एम्बिग्यूअस चीज़ें होती हैं, यानी कि दैट कैन बी अंडरस्टूड, दैट कुड बी सीन इन मोर देन 1 वे, वो होता है एम्बिग्यूअस। तो डेफिनेशन ही अलग अलग होती है कि एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन हो नहीं पा रहा है 2014 से, इसलिए इंडेक्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि कोई कंट्री बोलता है हमारी रैंकिंग ऐसी क्यों है, आपका क्या मेथड था। अब उन्होंने कोई मेथड यूज़ किया होगा, हमारे इंडिया के अंदर कोई मेथड होगा, सो दैट्स वाई। यूनाइटेड नेशन को 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ग्लोबल डायलॉग, जिसका टाइटल है रिजॉल्व टू कंबाइन आवर एफर्ट्स, यानी कि किस तरीके से लोगों को आपस में इकट्ठा किया जाए, कंबाइन किया जाए, और कंबाइन करके जो एफर्ट्स हैं वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए उनको किया जाए। 75वीं सेंचुरी को एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए था ये। और जो ग्लोबल कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं कि ग्लोबल कोऑपरेशन कैसे होगा फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, इसलिए इसका नाम UN 75 रखा गया था। इस कॉन्वर्सेशन को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जो 193 मेंबर स्टेट्स है UN के, उनमें से 3 बड़े सवाल हैं इनके। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी वांट, कैसा फ्यूचर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, क्या हम अपने ट्रैक पर चल रहे हैं, और जो अगर गैप है तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए हमें क्या करना होगा। 3 कॉम्पोनेंट है, कनेक्टिंग पीपल, लोगों को कनेक्ट करना, उनकी वॉइस को एम्पलीफाई करना, और एक्शन से इंस्पायर करना, फीडबैक प्रोवाइड करके। ओके, तो इसी की रिगार्डिंग जो इसके जो रिजल्ट्स होंगे डायलॉग्स वगैरह के, ये सारे के सारे जो UN की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी सितंबर 2020 में, तभी रिलीज़ किए जाएंगे। पहली रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट आएगी वो जनवरी 2021 में आएगी, कि अब इन सबको रिजल्ट्स को आगे फॉरवर्ड कैसे लिया जाए। 10.10 EIA जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसकी नोटिफिकेशन आई थी कि 2006 के अंदर, जो ये इससे पहले इसको चेंज किया गया था, जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया होगा, आप लोगों का रिवीजन तौर पे हो जाएगा। उसी को उन्होंने बात की थी कि इसमें कुछ कैटेगराइजेशन का चेंज किया था। हालांकि ये न्यूज़ में पूरी की पूरी डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। जुलाई की जो विजन की मंथली कंपाइलेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे मंथली वो प्लेलिस्ट का, उसमें आप जाइए। जुलाई के मंथली कंपाइलेशन में एनवायरनमेंट का फर्स्ट टॉपिक था ये, ठीक है। इसको डिटेल में समझाया हुआ है पूरा का पूरा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या था। यहाँ पर तो ये बहुत पहले की बात कर रहा था, जब ये बात चल रही थी कि कैसे क्या कुछ करना चाहते हैं ये। 10.11 ग्लोबल ग्राउंड वाटर मैप्स, नासा ने और जो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन है, उन्होंने एक नया सैटेलाइट बेस्ड और वीकली ग्लोबल मैप्स, जो कि सॉइल मॉइस्चर और ग्राउंड वाटर की विटनेस कंडीशन को चेक करेगा, वो लॉन्च किए थे। तो ये ग्राउंड वाटर के मैप्स हैं। डेटा लिया गया था ग्रेस एफओ से। ग्रेस एफओ है ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन सैटेलाइट है ये, ठीक है ना, जिसको यूज़ किया गया था इन सारे के सारे मैप्स को ड्रॉ करने के लिए।
ग्रेस एफओ एक मिशन है नासा का और जर्मन का जो रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस का है। 2018 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था ताकि अर्थ के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है ना उसको चेंज करना, कि अंडरग्राउंड का जो वाटर स्टोरेज कैसा है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है लार्ज लेक्स में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इससे पहले भी एक ओरिजिनल ग्रेस मिशन था जिसने अर्थ मतलब जो सैटेलाइट थी उसने पहले 15 साल तक 2002 से लेकर 2017 तक अर्थ को ऑर्बिट किया था। ये टाइम वेरिंग मैप्स बनाता है कि किस तरीके से वाटर 3 पर्टिकुलर डेप्थ्स के ऊपर अलग अलग लोकेशन के अंदर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो ग्लोबल मैप्स हैं ये सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, और इनको यूज़ करके आप क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हो, अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना, उनका कितना यील्ड होगा, यील्ड मतलब कितना रिटर्न आएगा वो सब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। सॉइल मॉइस्चर कैसी होनी चाहिए, ग्राउंड वाटर का डेटा होगा तो पता चल जाएगा। प्रेडिक्टिंग द ड्राउट कंडीशंस यानी कि क्या चांसेस है ड्राउट आने के, और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट अवेलेबल कैसे कराया जाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। पॉपुलेशन का, ग्रोथ का, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उन सबको कैसे एड्रेस करना है, ये सब कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगी। एक बहुत ही रेयर स्नो लेपर्ड स्पॉट किया गया था उत्तराखंड के अंदर, वहाँ की जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहाँ पर स्नो लेपर्ड्स को वल्नरेबल क्लासीफाई किया हुआ IUCN के अंदर, और जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसमें इसको शेड्यूल 1 में डाला हुआ है। अगर हम बात करते हैं साइट्स की और जो ये कॉन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज़ की, तो उसके अपेंडिक्स 1 में आता है। इंडिया के अंदर जो स्नो लेपर्ड हैं ये जनरली हमारे हिमालयन और ट्रांस हिमालय लैंडस्केप में मिलेंगे, जिसकी हाइट कुछ 3000 मीटर से लेकर 5400 मीटर तक होती हैगी, और एरिया है कुछ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का, तकरीबन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। थ्रेट किस किस चीज़ का है स्नो लेपर्ड को? हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इलीगल किलिंग होती है, पोचिंग होती है उनके फर के लिए, बोन्स के लिए, क्लोज के लिए, प्लस में लोकल्स के द्वारा रिटेलिटरी अटैक्स किए जाते हैं क्लाइमेट चेंज को देखकर। तो स्नो लेपर्ड जो है ये जनरली 12 कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा, अफ़गानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में। नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में भी देख लेते हैं। ये जो नंदा देवी का जो पीक है ये उसके अराउंड सिचुएटेड है उत्तराखंड के अंदर। इसके साथ ही एडजॉइनिंग वैली ऑफ फ्लावर्स है नेशनल पार्क जो नॉर्थ वेस्ट में है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया था 1988 के अंदर। नंदा देवी नेशनल पार्क को और अलॉन्ग विद जो वैली ऑफ फ्लावर्स है नेशनल पार्क की, इनको ये इनकम्पास करते हैं नंदा देवी के बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, और ये जो रिजर्व है ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है 2004 से लेकर। रिचली डाइवर्स एरिया है, ठीक है, होम टू द रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स जैसे कि एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर और ब्लू शीप। पानी जो इस पूरे पार्क के अंदर आता है वो ऋषि गंगा का आता है। जो ग्रेट बैरियर का जो रीफ है उसकी मास ब्लीचिंग हुई है, ठीक है ना, और ये रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पास आप देखोगे पैसिफिक ओशन की तरफ, ये जो ये ऊपर पैपुआ न्यू गिनी है यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रेट बैरियर रीफ है। इसकी लार्ज स्केल के ऊपर ब्लीचिंग हो रही है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का। तो रिसेंटली यहाँ पर 3rd मेजर ब्लीचिंग देखने को मिली पिछले 5 सालों के अंदर। इसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स है, 400 टाइप्स के कोरल हैं, 1500 टाइप की स्पीशीज़ हैं और 4000 टाइप के मोलस्कस है। तो वर्ल्ड के अंदर कोई और ऐसा हेरिटेज प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ पर इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी हो। तो अभी तक का ये मोस्ट वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग देखने को मिला है ऑन रिकॉर्ड। इसका एक मेजर रीज़न बताया गया है क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो। ब्लीचिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं, ठीक है ना, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है सस्टेन करने के लिए। वो सारा का सारा सरफेस होता है ना, वो पूरे के पूरे कोरल जो होते हैं पूरे के पूरे वाइट हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है फिर। तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को 5 मास ब्लीचिंग इवेंट्स देखने को मिले थे 98 में, 2002, 16, 17 और 2020 के अंदर। सारे के सारे ओशन टेम्परेचर के राइज़ करने के कारण हुए जो कि ग्लोबल हीटिंग के कारण हो रहा है। दूसरा कंसर्न है कि जो गैप है 1 मास ब्लीचिंग का और नेक्स्ट कोरल्स का, वो जनरली बहुत ही श्रिंक कर रहा है। यानी कि एक मास ब्लीचिंग हुई फिर दोबारा से कोरल डेवलप हुआ, वो गैप बहुत जल्दी श्रिंक कर रहा है, तो जिसके कारण जो रिकवरी है ना वो जनरली हो नहीं पा रही है वहाँ पर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेंजर है। द पोरिजो ब्रिज ओवर सुबनसिरी रिवर के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनाया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये सुबनसिरी रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। BRO ने इस रोड को बनाया है कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण, और BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है।
जो हिली एरियाज़ वगैरह होते हैं, बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करता है। और ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि नेबरिंग कंट्रीज़ में भी ये ऑर्गेनाइजेशन जाके काम करती है। अनक करकताऊ एक वॉल्केनिक आइलैंड है सूडान के स्टेट में, जो कि जावा और सुमात्रा आइलैंड्स के बीच में आता है, इंडोनेशिया में। लोकेशन ये बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है, आपको ये पता होना चाहिए, सुमात्रा आइलैंड, जावा आइलैंड वगैरह। अनक करकताऊ जो है, इसका मतलब होता है चाइल्ड ऑफ करकताऊ। ये ऑफस्प्रिंग है वहाँ के फेमस करकताऊ वोल्केनो का, जिसका इरप्शन 1883 में ट्रिगर किया था एक मैसिव सुनामी के कारण। और एक मतलब उसके वोल्केनो के इरप्शन के कारण एक मैसिव सुनामी आया था और एक ग्लोबल कूलिंग का पीरियड भी देखने को मिला था। रिसेंटली भी यहाँ पर एक वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है। 10.16 न्यू मॉडल टू प्रिडिक्ट द आइनोस्फेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक नया मॉडल बनाया गया है जिससे आइनोस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, उसमें जो आइनोस्फेयर है वहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए। एक लेयर है चार्ज पार्टिकल्स का अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो एक्सटेंड होता है 80 किलोमीटर से लेके 550 किलोमीटर तक अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आइनोस्फेयर वो लेयर होता है जहाँ पर अर्थ के मोस्टली जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी आता है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म है, वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ग्लोबल आइनोस्फेरिक मॉडल। ये जो जियो मैग्नेटिज्म वाला जो इंस्टीट्यूट है, ये अपने आप में एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो मॉडल इन्होंने प्रिपेयर किया है, इसका काम होता है कि आइनोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को प्रिडिक्ट करना, उसकी क्या क्या वेरिएबिलिटी होती है। आइनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस किया जाता है दोनों ही, बहुत दो सोलर ओरिजिनेटेड प्रोसेस होते हैं और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के प्रोसेस होते हैं, यानी कि सन के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और अर्थ के ऊपर जो भी जियो के यानी कि जोग्राफिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और मैग्नेटिक प्रोसेसेस यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उन दोनों के ही कारण जो आइनोस्फेयर की जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है। ट्रैकिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ आइनोस्फेयर इज़ इम्पॉर्टेंट for communication and navigation and has the potential applications in calculating the global navigation satellite system positioning errors। अगर हम लोगों को इनकी वेरिएबिलिटी, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो वहाँ पोजिशनिंग होती है वो पता चल जाए, तो बहुत हद तक हम लोगों को कम्युनिकेशन और नेविगेशन के अंदर और डिफरेंट एप्लीकेशंस हम उनकी एक्सप्लोर कर पाएंगे। एंड जो नेविगेशन के सैटेलाइट सिस्टम होता है उसके अंदर जो पोजीशन के एरर आते हैंगे उनको भी हम करेक्ट कर पाएंगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो रेप्लिकेट करता है प्रोसेसेस इन द ह्यूमन ब्रेन टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, जैसे कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, क्लासिफाई करना, क्लस्टरिंग करना, जनरलाइजेशन करना, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा का फिट करना, एंड टाइम सीरीज़ का जो प्रोडिक्शन होता है। भारत पढ़े ऑनलाइन, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने लॉन्च किया था एक वीक लॉन्ग भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन क्राउड सोर्सिंग के लिए। क्यों? वो कुछ आइडियाज़ कलेक्ट करना चाहते थे जिसके कारण इंडिया का जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव किया जा सके। इनका एम है कि जो बेस्ट ब्रेन्स है कंट्री के उनको इनवाइट करना, ताकि वो अपने सजेशंस दें और उसके सॉल्यूशंस भी डायरेक्टली HRD मिनिस्ट्री को, किस तरीके से इंडिया के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। UGC ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं एग्जामिनेशंस की और एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज़। ये पुराना हो चुका है, इसके बाद कई गाइडलाइंस अपडेट आ चुके हैं, इसका कोई यूज़ नहीं पढ़ने का। हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल लाइट, HEM लाइट, ये अच्छी चीज़ है। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल लाइट, ताकि लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर लेके आया जा सके। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके बारे में मेंस के क्वेश्चंस पहले भी 1-2 बार शायद बने हैं और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोविड-19 के पेंडेमिक में आपको पता है कि इस स्कीम का भी बहुत यूज़ किया गया था। जो कोविड-19 का आउटब्रेक है, इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो अदरवाइज ट्रीट करते हैं अंडर ABPMJAY पेशेंट्स को, अब उनको कन्वर्ट किया जा रहा है कि वो डेडिकेटेडली कोविड-19 की फैसिलिटीज़ बनाए जाएंगे स्टेट के अंदर। और ये इसलिए किया जा रहा है कि कोविड-19 की जो टेस्टिंग है और जो ट्रीटमेंट है उसको सभी को आयुष्मान भारत के स्कीम के अंदर लेके आया जाए। ये इंश्योर करें कि जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं सीरियस इलनेस जैसे कि कैंसर, कार्डियक इश्यूज़, कार्डियक होता है ये जो हमारा हार्ट रीजन का जो इश्यूज़ होते हैं ना, डायबिटीज़, और जिनको कॉन्टीन्यूस रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की, उन सबको भी सर्विसेज में ले HEM लाइट के इसलिए लॉन्च किया गया था। अब HEM लाइट में हॉस्पिटल्स को क्या क्या अलाउ होता है,
दे कैन एम्पेनल देमसेल्स, अपने आप को जो जन आरोग्य योजना है उसके अंदर लेके आ सकते हैं वो, ताकि उनको रेगुलर ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए सीरियस इलनेसेस के लिए, जैसे कैंसर वगैरह हो गया। प्लस में खुद को वो कोविड-19 ओनली हॉस्पिटल्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एम्पेनलमेंट के अंदर जहाँ पर वो HEM लाइट के अंदर आएंगे, ये सिर्फ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए है, 3 मंथ्स के लिए, परमानेंट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए है ना ये एम्पेनल्स की इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट हेल्थ एजेंसीज़ के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट की एपेक्स बॉडी होती है जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ये आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है कि जो आयुष्मान भारत के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसको लेकर इसकी एपेक्स बॉडी कौन सी होती है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 10.20 चाइना ने लॉन्च किए हैं 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और इनका नेमिंग की है वुहान के आफ्टर में, यानी कि वुहान के ऊपर उनका नाम जो है वुहान रखा है। चाइना लॉन्च करेगा 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जिनका नाम है जिंगयुआन 20102, अपने स्पेस बेस्ड IoT प्रोजेक्ट के लिए। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जिंगयुआन 201 को नाम दिया गया है वुहान, जहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया था, डेवलप किया गया था जिंगयुआन के सैटेलाइट कंपनी के द्वारा। सैटेलाइट्स का काम होगा चाइनीज़ के लो ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन के अंदर जो ऑलरेडी 80 सैटेलाइट्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग कम्युनिकेशंस की, प्लस में इनको टेस्ट करेंगे इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू मरीन, फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग मशीनरी के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक कॉन्सेप्ट होता है जो कनेक्ट करता है अभी किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से और बाकी कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ, जिसके कारण कलेक्ट कर सके और शेयर कर सके बहुत सारा डेटा। तियानवेन-1 ये चाइना का पहला मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि इस साल के एंड में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के अंदर एक ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट है, एक लैंडिंग क्राफ्ट है और एक डिटैचेबल रोवर भी है जो मार्शियन सरफेस यानी मार्स के सरफेस के ऊपर रोम करेगा। चाइना ने पहले अटेम्प्ट किया था एक्सप्लोरेटरी प्रॉब मार्स के लिए, यिंगवू-1 एक रशियन एयरक्राफ्ट का था 2001 के अंदर। ये फेल हो गया था और इसको लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। बाद में री एंट्री के टाइम पर ये बर्न भी हो गया था। US, रशिया, यूरोपियन यूनियन और इंडिया अभी तक सक्सीड हुए हैं अपने मिशंस मार्स के ऊपर भेजने के लिए। इंडिया पहला कंट्री था जो मार्स के ऑर्बिट में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एंटर कर गया था। ठीक है, ऐसा इंडिया पहला कंट्री नहीं था जिसने मार्स के ऊपर गया ही पहली बार था, नहीं, मार्स के ऊपर ऑर्बिट में एंटर करने के लिए फर्स्ट कंट्री बन गया था सक्सेसफुल ऑर्बिट। इसी के ऊपर वो मूवी भी बनी थी, मिशन मंगल वाली जो मूवी थी, वो भी आप लोगों ने देखी होगी, अक्षय कुमार की, विद्या बालन की। सनराइज मिशन क्या है? रिसेंटली जो नासा है उन्होंने अनराइज किया था सनराइज मिशन, जो सन रेडियो इंफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट सनराइज, इस पूरे के पूरे मिशन की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। सन रेडियो इंफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट ये एक्सप्लोर करेगा ये किस तरीके से सन जो है वो जनरेट करता है और रिलीज़ करता है लार्ज अमाउंट के जाइंट वेदर स्टॉर्म्स, जिनका नाम होता है, जिनको हम सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स के नाम से जानते हैं स्पेस के अंदर। जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं ये वैरायटी ऑफ इरप्शंस ऑफ मास और एनर्जी होते हैं, यानी कि सोलर सरफेस के ऊपर से बहुत सारी लार्ज अमाउंट के अंदर फ्लेयर्स निकलते हैं, ठीक है ना, कोरोनल मास का इजेक्शन होता है, इनको सोलर स्टॉर्म्स बोला जाता है। इस तरह का इसमें क्या होगा कि सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी का ये एक्सेलरेट करता है हॉट गैसेस को नियर द सरफेस और इन द कोरोना ऑफ द सन। ये सन का जो कोरोना होता है ये उसका प्लाज्मा होता है जो सन के अराउंड होता है ना, उसको कोरोना ऑफ द सन बोलते हैं। Sometimes this particle make it all the way to the earth and beyond by flowing over sun's magnetic field into interplanetary space। जब ये मटेरियल कोलाइड करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो ये रेडिएशन बेल्ट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि पार्टिकल्स डंप हो जाते हैं हमारे अपर एटमॉस्फेयर में, जिससे ऑरोरा होता है। ऑरोरा आप लोगों को मालूम होगा कि जो पोलर लाइट्स होती है ना, जो कलरफुल ग्रीन सी कुछ पर्पल से लाइट विजिबल होती है पोलर रीजन्स के अंदर, उसको ऑरोरा बोलते हैं। अब ये सेम जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मॉडिफाई करते हैं और हमारी जो कंपास की रीडिंग्स होती है ना उसको अफेक्ट करते हैं। अब ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैंगे ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो लॉन्ग पाइपलाइंस हैं उसको भी कहीं ना कहीं इंड्यूस कर सकते हैं, तो हमारे पावर ग्रिड्स के अंदर फेलियर भी आ सकता है। डेमो 2 मिशन क्या है? नासा का जो डेमो 2 मिशन है ये एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा, किसमें? स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में, यानी कि एक प्राइवेट एंड कंपनी जिसका स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाएगा और उसके अंदर 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। ये न्यूज़ बाद में भी रिपीट होगी, आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये पहली बार होगा कि नासा 2011 के बाद, उसके बाद नासा क्या कर रहा था कि अपने जो वो थे
एस्ट्रोनॉट्स थे उनको रशिया के स्पेसक्राफ्ट के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज रहा था। लेकिन 2011 के बाद ही पहली बार होगा कि रशिया अपने ही नासा के ही सेंटर से कुछ लोगों को स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। बेसिकली 2 लोगों को जाएंगे, ये टेस्ट फ्लाइट के तौर पर जाएंगे। स्पेशल इसमें ये है कि ये फैल्कन 9 रॉकेट को यूज़ करेंगे। फैल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स ने बनाया है। स्पेसएक्स के फाउंडर हैं एलन मस्क। इससे पहले डेमो 1 गया था। डेमो 1 एक एम्प्टी मतलब नो क्रू फ्लाइट थी, बिना क्रू के एक रॉकेट को टेस्ट किया गया था कि किस तरीके से वो स्पेस में जा सकता है, नहीं जा सकता। वैसे ही एग्जीक्यूट हो चुका है डेमो 2 मिशन, और ये जो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे वापस भी लौट के आ चुके हैं। ये एग्जीक्यूट पूरा का पूरा हो चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मॉड्यूलर स्पेस लेबोरेटरी कह सकते हो आप, जिसका काम होता है स्पेस के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, एस्ट्रोबायोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी की, मीटियोरोलॉजी, फिजिक्स और बाकी फील्ड्स के अंदर। नेक्स्ट इज 10.24 डिजिटल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। रिसेंटली यूएसजीएस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का जियोलॉजिकल सर्वे है, उन्होंने एक यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून रिलीज़ किया है। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक टाइप का मैप है। तो पहली बार डिजिटल यूनिफाइड ग्लोबल जियोलॉजिकल मैप मून का दिखाया गया है। इसके अंदर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसका जो स्केल है वो 1:5 लाख तक का है। इसको नासा ने और यूएसजीएस ने कोलैबोरेट किया था नासा के साथ और लूनर प्लानिटरी इंस्टीट्यूट के साथ। इसमें पूरा का पूरा लूनर सरफेस को उन्होंने मैप किया। उसमें 43 जियोलॉजिकल यूनिट्स हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जैसे मटेरियल ऑफ क्रेटर कहाँ पर कैसा यूज़ हो रहा है, बेसिन्स कहाँ है, टेरा कहाँ है, प्लेन्स कहाँ है, वोल्केनिक यूनिट्स कहाँ हैं। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर के अंदर मून्स के ऊपर जो मिशन प्लान करने होंगे उनको स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। इसके जो सारा डेटा जो इसमें यूज़ किया गया था वो नासा का जो अपोलो मिशन था उससे डेटा लिया गया था। जापान की जो एरोस्पेस एजेंसी है सेलिन, उनसे डेटा लिया गया था। प्लस में जो लूनर ऑर्बिटर है लेज़र ऑल्टीमीटर नासा का, उसका डेटा लिया गया था। लूनर सरफेस के बारे में माने तो ये 2 मेन रीजन्स में डिवाइडेड होता है, हाईलैंड्स में और मरिया के अंदर। हाईलैंड्स जो है वो ओल्ड और माउंटेनियस रीजन्स होते हैं जो कि लूनर सरफेस का 83% होता है, और ये बहुत ही लाइट होते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू मून्स का जो मेरिया होता है। मून्स का जो मेरिया होता है वो मून का डार्क रीजन होता है, ठीक है। इस रीजन में आपको लावा फ्लो के रेमिनेंट मिलेंगे। रेमिनेंट्स का मतलब जो रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं ये। तो मून के ऊपर काउंटलेस क्रिएटर्स हैं जो मीटियोर के इम्पैक्ट जो होता है लूनर सरफेस के ऊपर उसके कारण क्रिएट हुए थे। 10.25 लिथियम रिच जाइंट स्टार्स। रिसेंटली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैं, और ये इंस्टीट्यूट भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ लिथियम रिच जाइंट स्टार्स को डिस्कवर किया है। लिथियम एक प्राइमोर्डियल एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा, जो कि बिग बैंग के न्यूक्लियोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुआ है। इस तरह के लिथियम रिच जाइंट स्टार का डिस्कवर होना इंडिकेट करता है कि लिथियम जो है वो स्टार्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है और बहुत ही अबेंडेंट अमाउंट में अवेलेबल होता है हमारे इंटरसेलुलर मीडियम के अंदर। जो आईआईए की टीम है उन्होंने एसोसिएट किया है इस तरह के लिथियम एनहेंसमेंट को सेंट्रल हीलियम बर्निंग स्टार्स के साथ, जिनको हम रेड क्लम्प जाइंट्स भी बोलते हैं, और इसके कारण ओपनिंग होती है न्यू विस्टार्स की इन द एवोल्यूशन ऑफ रेड जाइंट स्टार। यानी कि रेड जाइंट स्टार्स के अंदर किस तरीके से ये फ्यूजन के प्रोसेसेस होते हैं, कौन से प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स वहाँ पे विजिबल होते हैं। रेड जाइंट स्टार जो होता है एक डाइंग स्टार होता है जो अपने लास्ट स्टेज के ऊपर होता है स्टेलर एवोल्यूशन के, उसको रेड जाइंट स्टार बोलते हैं। बिग बैंग का जो न्यूक्लियो सिंथेसिस थ्योरी है वो क्या है, उसमें ये बताया जाता है कि अर्ली यूनिवर्स के अंदर जो टेम्परेचर था वो इतना ग्रेट चला गया था कि सारे के सारे मैटर आयोनाइज हो गए थे और डिसोसिएट हो गए थे। तो 3 मिनट्स जब मतलब बिग बैंग के 3 मिनट के बाद जो टेम्परेचर था यूनिवर्स का वो रैपिडली ठंडा हो गया था, कूल हो गया था, और 10⁻32 केल्विन से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻9 केल्विन तक पहुंच गया था। इस टेम्परेचर के ऊपर जो न्यूक्लियर सिंथेसिस होता है या फिर जो लाइट एलिमेंट्स का प्रोडक्शन होता है वो होता है। इस शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कोलाइड होते हैं ड्यूटेरियम प्रोड्यूस करने के लिए। मोस्टली जो ड्यूटेरियम होता है वो कोलाइड करता है बाकी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के साथ, जिसके कारण हीलियम और स्मॉल अमाउंट के अंदर ट्रिटियम प्रोड्यूस होता है। 10.26 फॉर्मल हॉट बी। रिसेंटली जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया था कि पहले जो एक प्लैनेट एक्सोप्लैनेट जिसको डिस्कवर किया गया था फॉर्मल हॉट बी, वो कोई एक्सोप्लैनेट नहीं है बल्कि एक जाइंट क्लाउड था डस्ट का, जो 2 प्लैनेट्स के कॉलिजन के बाद एक्चुअल में हुआ था और वो विद टाइम डिस्पर्स हो चुका है। फॉर्मल हॉट बी जो कि 25 लाइट ईयर्स अवे लोकेटेड है अर्थ से, इसको डिस्कवर किया गया था नासा के हबल टेलीस्कोप के द्वारा 2004 के अंदर।
स्टार्टिंग में लग रहा था कि एक बहुत ही ब्राइट और कूल डॉट है जो कि ब्रिस्कली यानी कि बहुत फास्टली स्काई के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स पता चला था कि ये जो डॉट है डिसअपेयर हो चुका है। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं अदर देन सन। ठीक है, इनको देखना बहुत ही मुश्किल होता है टेलीस्कोप्स के द्वारा, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टार का जो ब्राइट ग्लेयर होता है ना, जो रोशनी होती है, जो चमक होती है, उसके कारण वो उनका ऑर्बिट दिखाई नहीं दे पाता। केपलर 1649c क्या है? ये एक अर्थ के साइज़ का ही एक्सोप्लैनेट है जो यहाँ से 300 लाइट ईयर्स अवे है, जिसको डिस्कवर किया गया था नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। ये टेलीस्कोप जो 2018 में एक्सपायर हो चुका है, रिटायर हो चुका है। ये जो केपलर, ये जो 1649c है, ये रिवॉल्व अराउंड करता है एक स्टार के अराउंड अपने हैबिटेबल जोन के अंदर। हैबिटेबल जोन एक एरिया होता है एक स्टार के अराउंड जहाँ पर एक रॉकी प्लैनेट जो है वो सपोर्ट करता है लिक्विड वाटर को। ये जो प्लैनेट है ये अर्थ से सिर्फ 1.06 टाइम बड़ा है, यानी कि बहुत ही छोटा सा है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ का है। और यहाँ का जो केपलर का जो ईयर होता है, यानी कि एक साल जो केपलर का होता है वो अर्थ के 19.5 डेज़ का होता है। यानी कि अर्थ कितना टाइम 19.5 डेज़ के अंदर केपलर पूरा का पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है अपने स्टार के अराउंड। अनलाइक अर्थ, जो केपलर 1649c है ये एक रेड ड्वार्फ को भी ऑर्बिट करता है। जून अल्मेडिया, हु वाज जून अल्मेडिया? जून अल्मेडिया एक वायरोलॉजिस्ट थी जिन्होंने विजुलाइज़ किया था पहला ह्यूमन कोरोना वायरस। जो पहला ह्यूमन कोरोना वायरस था इसको नाम दिया गया था B814 और इसकी डिस्कवरी की थी, देखो इन्होंने विजुलाइज़ किया था, विजुलाइज में और डिस्कवरी करने में डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता चलेगा आगे। ठीक है, जो B814 था इसकी डिस्कवरी की थी 1965 के अंदर साइंटिस्ट DJ टायरल ने और ML बायनॉय ने। ईयर्स आफ्टर द डिजीज़ वॉज फाउंड इन एनिमल्स, यानी कि बहुत समय बाद जब इस डिजीज़ को ऑलरेडी एनिमल्स में आइडेंटिफाई कर दिया गया था फिर इसकी डिस्कवरी हुई थी। जो उन्होंने आइसोलेट किया था एक वायरस को फ्रॉम द नेज़ल वॉशिंग, एक छोटे बच्चे के नेज़ल एरिया से इन्होंने जिसको ऑलरेडी सिम्टम्स थे उन्होंने उसके पर्टिकुलर स्वैब लेकर के इसको कलेक्ट किया था। फिर 1967 में 2 साल बाद अल्मेडिया ने कलेक्ट किया था सैंपल्स को और अटेम्प्ट किया था कि इनको एक माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विजुलाइज़ किया जाए एक टेक्निक के थ्रू जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ब्लास्ट करता है और फिर पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को स्टडी करता है स्पेसिमेन के सरफेस के ऊपर। तो वो विजुलाइज़ कर पाई थी इस वायरस को क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया था एंटीबॉडीज़ को। जो वायरस थे वो एंटीबॉडीज़ के साथ अपने आप ही लैच हो गए थे और उनका जो स्ट्रक्चर था इसमें एक नेगेटिव स्टेनिंग देखने को मिली थी। तो जून अल्मेडिया आपको नाम याद होना चाहिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि एक डिसइंफेक्टेंट होता है, इसको कुछ लोगों के ऊपर स्प्रे करने के लिए यूज़ किया गया था, ये न्यूज़ में भी था। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को कॉमनली हम लोग ब्लीच बोलते हैं और इसको एक डिसइंफेक्टिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का डिसइंफेक्टेंट है जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है वायरस वगैरह बैक्टीरिया फंगी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। सिर्फ 0.5% जो सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, इसको बोलते हैं डेकिन सॉल्यूशन और इसको यूज़ करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए वो एरियाज़ जो बॉडीली फ्लूइड से कंटेमिनेट होते हैं, जैसे कि बॉडी के ऊपर कोई वूंड हो जाए, जख्म वगैरह हो जाए, लेकिन सिर्फ 0.5% सॉल्यूशन। हावेवर जो सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और क्विकली ये क्लोरीन के अंदर ब्रेक डाउन कर जाता है, लेकिन जिसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी के ऊपर। तो क्लोरीन को स्प्रे करना इंडिविजुअल्स के ऊपर, उसके कारण क्या होता है आइज़ के अंदर इरिटेशन हो सकती है स्किन के ऊपर और पोटेंशियली जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड को इनहेल कर लिया जाए तो इसके कारण म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर इरिटेशन हो सकती है कि थ्रोट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है। एक्सपोजर टू द स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इससे ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे 10 से 15% तक के हाइपोक्लोराइड में, इसी कारण मल्टीपल ऑर्गन्स को भी डैमेज हो सकता है। WHO की माने तो जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं ये काम करते हैं सरफेस के ऊपर लेकिन नॉट ऑन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एंटर भी कर सकते हैं और लोगों को हार्म कर सकते हैं। साइटोकिन स्टॉर्म्स क्या होते हैं? जो केसेस है साइटोकिन स्टॉर्म्स के वो ज़्यादा देखने को मिले थे कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर। ये जो नाम साइटोकिन है ये इसको डिराइव किया गया ग्रीक से। साइटो मतलब सेल होता है और किनोस का मतलब होता है मूवमेंट, तो यानी कि सेल्स का कुछ मूवमेंट है।
साइटोकिन्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जिनको डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, इंक्लूडिंग वो सेल्स जो इम्यून सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी का रिस्पॉन्स देने में और कोई भी इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करनी होती है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जब बॉडी का इम्यून सिस्टम माल फंक्शन कर जाता है ना, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन के तौर पर। जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो का जो एरिया होते हैं ना उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इम्यून सेल्स जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर इंजरी के ऊपर, वुंड के ऊपर कैरी होते चले जाते हैं वहाँ तक, और इसके कारण पूरे का पूरे रिपेयरिंग प्रोसेस के अंदर सपोर्ट करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन रेगुलेट नहीं हो पाता तब कहते हैं कि साइटोकिन स्टॉर्म ट्रिगर हो चुका है। इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे इम्यून सेल्स का ना ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और इस केस के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं वो होते हैं जितना भी बॉडी में इन्फेक्टेड एरियाज होता है ना उसके अलावा बाकी एरियाज़ में भी स्प्रेड होना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर ये हेल्दी टिश्यूज़ को भी अटैक करते हैं। अब इसके कारण लंग इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है बॉडी के अंदर, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। 1918-20 का जो स्पेनिश फ्लू था, जो स्वाइन फ्लू आया है, बर्ड फ्लू आया है रिसेंट ईयर्स के अंदर, वहाँ पर भी साइटोकिन्स के कारण यानी कि CSS के कारण एक बहुत ही मेजर एक कॉज था कि मॉर्टेलिटी का यानी कि डेथ का एक बहुत मेजर रीज़न रहा था ये। स्टेरॉइड्स को यूज़ किया जाता है इम्यून सिस्टम को डैम्पेन करने के लिए। डैम्पन मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और अर्जेंट। लेकिन कोविड-19 के अंदर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि स्टेरॉइड इस पर्टिकुलर यूज़ के अंदर बेनिफिशियल होंगे या नहीं होंगे। अंथूरियम क्या है? रिसेंटली नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने एक मास मल्टीप्लिकेशन किया है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया है 4 वैरायटीज़ ऑफ एंथूरियम का एक टिश्यू कल्चर टेक्निक के तहत। एंथूरियम एक डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसको अपनी प्योरीफाइंग क्वालिटीज़ के लिए जाना जाता है। नासा ने इसको लिस्ट ऑफ एयर प्योरीफायर प्लांट्स में रिसेंटली प्लेस किया है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसकी क्योंकि बहुत ही आई कैचिंग होता है। इसकी जो इनफ्लोरेंस होती है, प्रोसेस होता है फ्लावरिंग का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एक ऑटोनमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर, ये 2000 में सेटअप हुआ था। एक नेशनल इनिशिएटिव है जो ग्रास रूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को और आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट करता है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर इन्होंने जो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ किया है 4 वैरायटी ऑफ एंथ्रियम के लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, इसलिए NIF का नाम आया है यहाँ पर। सेल्फ सर्विस ब्लॉकचेन ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द बिजनेस। रिसेंटली एक सेल्फ सर्विस ब्लॉकचेन ट्रेस और ट्रैक प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म के अंदर कैपेबिलिटी है कि विजुलाइज करता है ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन डेटा फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज़ एंड सोर्सेज। ये पहला ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको बिल्ड किया गया है ताकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। इस प्रोग्राम को क्रिएट किया है एवर लेजर ने, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने और लेंजिंग ग्रुप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलैबोरेट करके, और इसको होस्ट किया जाएगा ITCK जो कि इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है उनकी न्यूट्रल साइट के ऊपर। मेज रैंसमवेयर, रिसेंटली जो IT सर्विस प्रोवाइडर कॉग्निजेंट है इनके ऊपर भी मेज रैंसमवेयर का अटैक हुआ था। रैंसमवेयर अटैक के अंदर आपके कंप्यूटर की फाइल्स को इन्फेक्ट किया जाता है, यानी कि आपके कंप्यूटर की फाइल्स जो है हैक हो जाती हैं। जो हैकर होता है आपका डेटा को आपके कंप्यूटर से निकाल लेता है, फिर उसको कोडिफाई कर देता है और फिर आपसे रैंसम मांगता है, यानी कि फिरौती की रकम मांगता है कि इतना पैसा दो और हम आपके फ़ाइल को आपको लौटा देंगे। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपकी फ़ाइल को ऑनलाइन डेटा पर डिस्प्ले कर देंगे, आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है इसको लीक कर देंगे। तो 2019 के अंदर भी जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म कैस्परस्काई है उन्होंने भी कुछ प्रोमिनेंट रैंसमवेयर्स आइडेंटिफाई किए थे, रायुक, पुरगा और स्टॉप। इंडिया में भी इन तीनों ग्रुप्स के रैंसमवेयर के अटैक्स देखने को मिले थे। जो NCC वाले हैं यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाले हैं, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। इनके जो कैडेट्स हैं कि कोविड-19 में हेल्प करने के लिए एक्सरसाइज NCC योगदान। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट्स के लिए अपने कैडेट्स के लिए, यानी कि किस तरीके से कॉल सेंटर में हेल्प करेंगे, रिलीफ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में, एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंचाने में, डेटा मैनेजमेंट में। तो कुछ कैडेट्स को एम्प्लॉय किया जाएगा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने में हेल्प करना है, मिलिट्री ड्यूटीज़ के ऊपर, हॉटस्पॉट्स के ऊपर। सिर्फ सीनियर डिवीज़न के वॉलंटियर और कैडेट्स जिनकी एज 18 अबव थी उन्हीं को डिप्लॉय किया जाएगा। NCC एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कैडेट्स लिए जाते हैं हाई स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज़ से। ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की। 1948 में स्टार्ट किया गया था अंडर नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट के अंदर। इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है।
इसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल, एक आर्मी ऑफिसर, इनकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल की। ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इनका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। कैडेट की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती एक्टिव मिलिट्री सर्विस के लिए। एक बार जब वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इनको सिलेक्शन के अंदर, यानी कि मिलिट्री में सिलेक्शन के लिए प्रायोरिटी ज़रूर दी जाती है। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक पोर्टल क्रिएट किया था, स्टैंडर्ड इन इंडिया। इसका एम था कि जो भी लोग इंडिया के अंदर रह गए थे, यानी कि कोविड-19 के कारण जो लोग इंडिया में फंसे रह गए थे, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एक वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर देना। तो ये एक नेटवर्क की तरह क्रिएट करेगा फॉरेन टूरिस्ट के लिए, जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर स्टक थे। इस पोर्टल के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन थी, कोविड-19 के हेल्पलाइन नंबर्स थे, और जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो अपनी हेल्प के लिए इस पोर्टल को यूज़ कर सकते थे। इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनकी डिटेल्स के बारे में आपको बता देते हैं। रोंगाली बिहू जो है असम में मनाया जाता है। यहाँ पर असमीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। असम के अंदर बिहू जो है वो साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि फार्मिंग के 3 साइकिल जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जनवरी में, अप्रैल में और अक्टूबर में। बैसाखी जो है ये पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट वर्ड ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फेस्टिवल न्यू ईयर का है, कौन सा हार्वेस्ट का है, कौन सा सोइंग ऑफ द सीड वाला है। ठीक है, इसकी बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जो 1699 की जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने चूज़ किया था इस फेस्टिवल को। यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट हुई थी खालसा पंथ की। नव बर्स, नया वर्ष, ये सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। इसको पोइला बैसाख भी बोला जाता है। लोग अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं, और एक पेस्ट होता है राइस एंड वाटर का जिसको बोलते हैं अल्पोना, उसको भी यूज़ करते हैं। पुथांडू, ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। ये संगम लिटरेचर में भी मेंशन्ड है। केरला के अंदर विशु होता है। इस फेस्टिवल के अंदर लॉर्ड विष्णु की और लॉर्ड कृष्णा की पूजा की जाती है, वर्शिप किया जाता है। महाविशु संस्कृति, ये ओडिशा का न्यू ईयर होता है। स्पेशल पूजास कंडक्ट की जाती हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी के अंदर। जुड़े शीतल, ये बिहार में मनाया जाता है। इसको मैथिली का न्यू ईयर भी बोलते हैं। तो मेरू जत्रा, ये सेलिब्रेट किया जाता है साउथ ओडिशा के अंदर, स्पेशली जो गंजम डिस्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पर 21 डेज़ का लॉन्ग फेस्टिवल होता है जिसका नाम होता है दंदा नाता। ये बहुत सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ये आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम के अंदर। चैत्र जत्रा जो होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है तारा तरीनी हिल में, उड़ीसा के श्राइन के अंदर। अम्बुबाची मेला जो होता है एक फेस्टिवल होता है जो एनुअल मेंस्ट्रुएशन होता है प्रिजाइडिंग गॉडेस का, जो कि गुवाहाटी के कामाख्या टेम्पल में है, जिसको महाकुंभ ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। ये क्लोजली एसोसिएटेड है वहाँ के तांत्रिक शक्ति कल्ट के साथ, और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर बहुत ही प्रेवलेंट है। इसको अमेती और तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल भी बोला जाता है। कामाख्या जो टेम्पल है ये नीलाचल हिल्स के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र रिवर को फेस करते हुए। ये 1 ऑफ द 251 शक्तिपीठ्स हैं, यानी कि जो देवी थी, जो यानी कि क्या बोल, देवी के बारे में क्या बोले, देवी ही बोला जाता है। जैसे देवी की ना 51 पॉइंट्स हैं अर्थ के ऊपर, जहाँ पर उनकी बॉडी के पार्ट्स गिरे हुए थे। तो कामाख्या टेम्पल का जो पार्ट्स है, यहाँ पर उनकी जो फीमेल जेनिटल जो बॉडी का पार्ट है ना, वो गिरा था। तो शक्तिपीठ्स वो होली साइट्स होती हैं जो शक्ति कल्ट के जो फॉलोअर्स होते हैं, हाँ, जो देवी सती थी ना, उनके बॉडी के सारे पार्ट्स हैं। एक सिमिलर तरीके का कस्टम फॉलो किया जाता है चेंगनूर के महादेवा टेम्पल के अंदर, जो कि केरला के एलेप्पी डिस्ट्रिक्ट में भी है। इसको भागवती टेम्पल भी बोला जाता है। निहंग्स क्या होते हैं? निहंग्स एक ग्रुप होता है सिख वॉरियर्स का, जो ब्लू रॉब्स पहनते हैं। इनके हाथों में तलवार होती है, भाले होते हैं, और इनकी टर्बन्स जो होती है बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड होती हैं। निहंग को अगर हम बात करें तो इनका क्रिएशन खालसा के टाइम पर हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पर 1699 के अंदर। बहुत सो ने खुद को अपने एक नाम दिया था कि गुरु जी दी लाडली फौज, यानी कि गुरु जी की फेवरेट आर्मी। निहंग का एक बहुत ही मेजर रोल रहा है जो सिख पंथ के एरिया को डिफेंड करने में, स्पेशली जब पहला सिख रूल आया था 1710 से 15 में, और जब ऑनस्लॉट किया गया था अफ़गान के इन्वेडर अहमद शाह दुर्रानी के द्वारा। तो आज अपने आप में एक बहुत ही स्मॉल कम्युनिटी की तरह रह गए हैं ये, और एक खालसा का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसी को फॉलो करते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंस के अंदर। इनका कोई भी अर्थली मास्टर, यानी कि कोई ऐसा कोई गुरु नहीं है इनका, जो फ़िलहाल जो अपनी फिजिकल प्रेजेंस में है, उनको किसी को फॉलो नहीं करते हैं ये। तो जनरली जो बाकी 6 वॉरियर होते हैं वो सैफरन कलर के जो रॉब होता है वो पहनते हैं, लेकिन जो ये निहंग्स होते हैं ये ब्लू कलर के रॉब्स को प्रेफर करते हैं। और इनका जो फ्लैग होता है वो भी एक ब्लू निशान साहिब होता है। निशान मतलब फ्लैग को बोला जाता है। जहाँ पर इनके श्राइन्स होते हैं वहाँ पर ये ब्लू निशान को यूज़ करते हैं।
देखो अपना देश रिसेंटली कोविड-19 के टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़ स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी न्यूज़ में रिपीट होगा कई बार, कई सिटीज़ के लिए मैंने डेली न्यूज़ में पढ़ाया हुआ है। इस वेबिनार के अंदर बहुत सारे डाइवर्स और रिमार्केबल हेरिटेज और कल्चर को दिखाया जाता है, उनके मॉन्यूमेंट्स, उनकी कुज़ीन, आर्ट्स, डांस फॉर्म्स, उनकी नेचुरल लैंडस्केप्स वगैरह। तो ट्रैवलर्स को इंडियन सिविलाइजेशन का एक वर्चुअल टूर दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर सीन के अंडर। देखो अपना देश। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फॉर ऑल ऑफ दोज हु वांट्स टू नो अबाउट द टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम को ओपन करो, उसके सर्च बार में जाओ, सर्च बार में जाके लिखना यूपीएससी मंथली कंपाइलेशंस, आपको ये चैनल मिलेगा। ये आपको डिस्प्ले पिक्चर मिल जाएगी। चैनल का पूरा नाम है यूपीएससी मंथली कंपाइलेशंस एक्सप्लेन्ड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये इसी चैनल का, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।